1979 ये सिर्फ एक साल नहीं था बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति का वो मोड़ था जिसने पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल दी। इससे पहले अमेरिका और ईरान बेहद करीबी सहयोगी थे। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार अमेरिका की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाती थी। अमेरिका ने ईरान को आधुनिक हथियार, इसके अलावा भी कई आर्थिक मदद की, क्षेत्रीय ताकत के रूप में विकसित किया। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। शाह की सत्ता चली गई और रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई इस्लामिक सरकार सत्ता में आई। नई सरकार ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा विरोधी घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्रांति के कुछ ही महीनों बाद दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जिसने दोनों देशों के रिश्तों को लगभग खत्म कर दिया है। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका के लिए केवल एक कूटनीतिक संकट नहीं था बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात था। इसके बाद दोनों देशों के बीच भरोसा पूरी तरह टूट गया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, आर्थिक संबंध खत्म किए और ईरान को अलग थलग करने की नीति अपनाई। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका को अपने राजनीतिक विमर्श में प्रमुख विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया। 1980 का दशक इस दुश्मनी को और गहरा करने वाला साबित हुआ। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान पर हमला किया और 8 साल तक चला ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में अमेरिका ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इराक का समर्थन किया। ईरान ने अपने खिलाफ अमेरिकी रणनीति के रूप में इसे देखा। लाखों लोगों की जान लेने वाले इस युद्ध ने ईरान की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और यहीं से उसने मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहयोगी समूहों और आत्मनिर्भर रक्षा नीति पर विशेष जोर देना शुरू किया। इसी दौरान एक तीसरा पक्ष भी इस समीकरण का स्थायी हिस्सा बन गया, इजराइल। अमेरिका और इजराइल दशकों से रणनीतिक सहयोगी रहे, जबकि ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और फिलिस्तीनी मुद्दे पर खुलकर उसके विरोध में खड़ा रहा। धीरे धीरे ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में प्रभाव की लड़ाई बन गया। लेबनान में सशस्त्र समूहों का समर्थन, सीरिया में बढ़ता प्रभाव, इराक और यमन में अलग अलग गुटों का समर्थन, इन सब ने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना दिया। 1990 और 2000 के दशक में विवाद का केंद्र बदलकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बन गया। ईरान का कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई पश्चिमी देशों को आशंका थी कि इस तकनीक का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने की दिशा में किया जा सकता है। इसी आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव और लंबी बातचीत का दौर शुरू किया। कई सालों की बातचीत के बाद 2015 में एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता हुआ जिसे दुनिया ने उम्मीद की किरण बताया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई सीमाएं स्वीकार की और बदले में उस पर लोगों के कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी। उस समय माना गया कि अब क्षेत्र में तनाव कम होगा, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। फारस की खाड़ी में जहाजों पर हमले, ड्रोन गिराए जाने की घटनाएं और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती गई। जनवरी 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी कार्रवाई में मौत ने इस संघर्ष को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। दुनिया को पहली बार लगा कि ये तनाव किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। इजराइल की चिंता हमेशा से यही रही कि अगर ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने में सफल हुआ तो क्षेत्र का सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और इसी वजह से इजराइल ने कई बार ये संकेत दिए वो अपनी सुरक्षा के लिए एक तरफा कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी ओर ईरान का कहना रहा कि उसकी सुरक्षा को लगातार खतरा है और वो अपनी रक्षा क्षमता को कमजोर नहीं करेगा। इस तरह दोनों पक्षों की सुरक्षा चिंताएं एक दूसरे के लिए खतरा बनी चली गई। अब सवाल उठता है कि अगर कभी युद्ध विराम या कोई एमओयू भी हो जाए तो क्या उससे लगभग 45 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी युद्ध विराम का उद्देश्य गोलीबारी रोकना होता है, लेकिन वो उन कारणों को खत्म नहीं करता जिनकी वजह से संघर्ष शुरू हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद केवल सैन्य नहीं है, इसमें विचारधारा, क्षेत्रीय प्रभाव, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, सुरक्षा चिंताएं और दशकों का अविश्वास शामिल है। इसलिए एक समझौता तनाव कम कर सकता है, लेकिन इतिहास अपने आप नहीं बदल जाता। यही कारण है कि जब भी पश्चिम एशिया में संघर्ष रुकने की खबर आती है, दुनिया राहत की सांस लेती तो है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाती, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है बल्कि कई देशों, कई हितों और कई दशकों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा रणनीति है, दूसरी तरफ ईरान की क्षेत्रीय नीति और सुरक्षा चिंताएं। जब तक इन मूल मुद्दों पर स्थानीय राजनीतिक समाधान नहीं निकलता,
तब तक कोई भी युद्ध विराम या समझौता स्थायी शांति की गारंटी नहीं माना जा सकता। और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सीख है। युद्ध अक्सर कुछ दिनों में शुरू हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनियां दशकों में बनी रहती है। और जिन संघर्षों की जड़ें इतिहास, विचारधारा और भू राजनीति में हो, उन्हें केवल एक दस्तावेज या एक एमओयू से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।